हेलो फ्रेंड, मैं अमन कुमार। आज हम फिर से एमए और बीए में पूछे जाने वाले एक और महत्वपूर्ण टॉपिक जो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि रूसो के सामाजिक समझौते के सिद्धांत के बारे में बताइए। इसकी क्या विशेषता है, इसकी आलोचनाएं कैसे की गई, इस पर आज हम चर्चा करेंगे। दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में देखा थॉमस हॉब्स के सामाजिक समझौते के सिद्धांत के बारे में। उसके बाद हमने देखा लॉ के सामाजिक समझौते के सिद्धांत में। अगर आप वो दोनों वीडियो नहीं देखे हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, आप उसे जरूर देखिएगा। क्योंकि रूसो का सामाजिक समझौता सिद्धांत जो है, जब आप उस दोनों को पढ़िएगा तो आपको रूसो का सामाजिक समझौता सिद्धांत खुद ब खुद आपको समझ में आ जाएगा। अब देखिए, जिस तरह से थॉमस हॉब्स ने मानव के सिर्फ घृणिक पक्ष को ही रखा कि मानव एकांगिक होता है, पाशविक होता है, स्वार्थी होता है, अपने स्वार्थ के लिए वह किसी की हत्या भी कर सकता है, वही दूसरी ओर लॉ ने मानव के सिर्फ अच्छे पक्ष को ही रखा। मानव परोपकारी होता है, दयालु होता है और समाज में रहना पसंद करता है। वही रूसो के सामाजिक समझौते के बारे में बात करेंगे तो रूसो ने मानव के अच्छे और बुरे दोनों पक्ष को रखा है और सामाजिक समझौते के सिद्धांत के बारे में बताया है। वीडियो अगर अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल नहीं भूलिएगा। अब हम देखते हैं रूसो के सामाजिक समझौते के सिद्धांत के बारे में। जब भी हम एग्जाम में लिखेंगे तो पहले रूसो के बारे में लिखना बहुत ही आवश्यक है। तो देखिए, रूसो का जन्म 1712 ईस्वी में जिनेवा गणतंत्र नामक स्थान पर हुआ एवं मृत्यु 1778 ईस्वी में हुआ था। तो रूसो का जो जीवन काल कब से कब तक चला, 1712 से लेकर 1778 तक, इसे आप याद रखिएगा। रूसो जन्म के बाद फ्रांस में रहने लगा, जिससे उसे फ्रांस का निवासी कहा जाता है। अब रूसो के बारे में आपसे पूछे कि रूसो कहाँ के निवासी था, तो आपको फ्रांस ही बताना है, क्योंकि जन्म के बाद जो है रूसो फ्रांस चला गया था और वहीं पर अपना जीवन व्यतीत करने लगा था। रूसो बचपन से ही प्रतिभाशाली था, लेकिन गलत संगति के साथ रहने से वह अभिमानी, दुष्ट एवं चरित्रहीन प्रवृत्ति का था। अब देखिए, रूसो जो है बचपन से ही प्रभावशाली था, लेकिन गलत संगति में रहने के कारण वह अभिमानी, दुष्ट एवं चरित्रहीन प्रवृत्ति का था। आप समझ सकते हैं कि जैसा आपका संगति होगा वैसा ही आपका गुण होगा। तो संगति जब आप अच्छे रखिएगा तो अच्छा गुण पाइएगा, और संगति आपका खराब व्यक्ति से होगा तो आप खराब बनिएगा। तो वही बात है, रूसो जो है बचपन से चरित्रहीन प्रवृत्ति का था, लेकिन वह प्रतिभाशाली था। रूसो के जीवन में एकाएक बदलाव तब आता है जब 1749 ईस्वी में एक निबंध प्रतियोगिता होता है। इस प्रतियोगिता में प्रश्न पूछा जाता है कि विज्ञान तथा कला की प्रगति ने मनुष्य को नैतिक बनाया है या फिर अनैतिक। अब देखिए, रूसो के जीवन में एकाएक बदलाव कब आता है, 1749 ईस्वी में, जब एक प्रतियोगिता रखा जाता है कि और उसका प्रश्न होता है कि विज्ञान की प्रगति ने मनुष्य को नैतिक बनाया है या फिर अनैतिक। तो इस प्रतियोगिता में रूसो भी भाग लेता है और वह प्रथम स्थान प्राप्त करता है। और रूसो ने इसका क्या जवाब दिया और कैसे वह इस प्रतियोगिता में प्रथम अंक प्राप्त किया। अब देखिए, रूसो ने कहा कि कला और विज्ञान की प्रगति ने मानव को खराब कर दिया है। मतलब कला और प्रगति जब से बना है मनुष्य को खराब कर दिया है। अब खराब कैसे कर दिया है, अब कोई आदमी का जो है इच्छाएं बढ़ती गई। अब कोई पैदल चल रहा है तो उसको साइकिल चाहिए, साइकिल से चल रहा है तो उसको मोटरसाइकिल चाहिए, मोटरसाइकिल देख रहा है तो उसे कार चाहिए। मतलब विज्ञान की प्रगति जो है मनुष्य को स्वार्थी बना दिया है। इच्छाएं का अंत ही नहीं होता है उसके अंदर। वो एक चीज उसे मिलता है तो वह दूसरे चीज पाने के लिए बेचैन रहता है। उसी प्रकार देखिए, रूसो आगे कहता है कि जब मनुष्य प्राकृतिक की अवस्था में रहता था उस समय मनुष्य में भोलापन था, उसके अंदर कोई बुराइयां नहीं थी। अब देखिए, जब मनुष्य प्राकृतिक अवस्था में थी, किसी चीज का आविष्कार नहीं हुआ था, वह खाता था और सो जाता था, उसे किसी प्रकार की कोई न द्वेष थी न किसी से मतलब था, वह आराम से अपना जीवन व्यतीत करता था। यहाँ रूसो का यह कहना है। लेकिन जैसे जैसे सभ्यता की प्रगति हुई, मनुष्य में छल, कपट, द्वेष, ईर्ष्या की प्रवृत्ति हुई। वे सब सभ्यता की एक विज्ञान की प्रगति का ही देन है। यहाँ फिर आगे रूसो कहता है कि फिर से अज्ञान, भोलापन और निर्धरता दे दो, केवल वे ही हमें सुखी और बना सकता है। रूसो आगे कहता है
फिर आगे रूसो कहता है प्राकृतिक और लौटो, मतलब कि अगर आप अच्छे से जीवन व्यतीत करना चाहते हैं, समाज में सुखी और संपन्न रहना चाहते हैं, तो रूसो का कहना है कि फिर से प्राकृतिक की ओर लौटो। यह किसने कहा है? रूसो ने। तो यह स्टेटमेंट आप जरूर एग्जाम में लिखिएगा जब भी आप रूसो के सामाजिक समझौते के सिद्धांत के बारे में आप क्वेश्चन लिख रहे हैं। तो अब आगे देखते हैं रूसो के सामाजिक समझौते के सिद्धांत। रूसो का सामाजिक समझौता सिद्धांत हॉब्स और लॉ के सामाजिक समझौते से विपरीत है। तो जैसा कि हम शुरू में ही बता दिए थे कि हॉब्स और लॉ का सामाजिक समझौते के सिद्धांत से विपरीत है रूस का सामाजिक समझौता सिद्धांत। हॉब्स ने मानव के सिर्फ बुरे पक्ष को रखा, वही दूसरी और लॉ ने मानव के अच्छे पक्ष को रखा, और रूसो जो है अच्छे और बुरे दोनों में समाविष्ट करके मानव स्वभाव को रखा है। लेकिन उसका उद्देश्य उसकी तरह व्यक्तिवाद और प्राकृतिक अधिकारों का समर्थन करना मात्र नहीं था। इसके विपरीत रूसो समाज के नैतिक पतन के प्रति अत्यधिक चिंतित था और वह चाहता था कि इस अभिशाप से मुक्त होकर मनुष्य का जीवन पुनः नैतिक दृष्टि से उच्च हो जाए। रूसो ने अपनी पुस्तक द सोशल कॉन्ट्रैक्ट में अपने सामाजिक समझौते का विस्तार से प्रतिपादित किया है। अब देखिए रूसो का पुस्तक कौन सा है? द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। इसमें रूसो ने सामाजिक समझौते सिद्धांत को विस्तार से बताया है। ये आप पुस्तक का नाम याद रखिएगा। आगे देखिए, एक एक करके देखेंगे रूसो का सामाजिक समझौता सिद्धांत। फर्स्ट नंबर पॉइंट देखिए, मानव स्वभाव। मानव स्वभाव के संबंध में रूसो का विचार हॉब्स तथा लॉक दोनों से ही भिन्न है। अब थोड़ा इसे आप ठीक से समझिए, किस तरह से हॉब्स और लॉ से भिन्न है रूसो का स्वभाव। देखिए, हॉब्स ने सिर्फ निरंकुश शासन का समर्थन किया और लॉक ने स्वतंत्र शासन का समर्थन किया। हॉब्स का नाम है कि निरंकुश शासक और राजा का जो शक्ति है वो ज्यादा रहे जनता के ऊपर। वही दूसरी ओर लॉक का कहनाम है कि मानव को स्वतंत्र रूप से रहना चाहिए, लोकतंत्र की स्थापना की जाना चाहिए और राजतंत्र की शक्ति को बिल्कुल ही कम कर देना चाहिए। और रूसो जो है यह दोनों में समन्वय स्थापित करता है। तो किस मुद्दे पर शक्ति दिखानी चाहिए और कहां पर उसे स्वतंत्र रखना चाहिए, इस दोनों को समन्वय किया है रूसो ने। हॉब्स का कहना है कि प्राकृतिक दशा में रहने वाला मनुष्य न केवल हिंसक और क्रूर था बल्कि कपटी भी था। दूसरी ओर लॉक ने मनुष्य को प्राकृतिक नियम और ईश्वरीय नियम से अनुशासित होने वाला माना है। अब देखिए वही बात है कि हॉब्स ने बताया कि मनुष्य कपटी होता है, क्रूर होता है, लेकिन लॉ का कहना है कि नहीं, मनुष्य परोपकारी होता है, ईश्वरीय नियम से अनुशासित होने वाला होता है। अतः दोनों के विचारों को गलत मानते हुए रूसो ने आदिम मनुष्य को पशुतुल्य, निष्पाप, निर्दोष तथा स्वाभाविक रूप से अच्छा माना है। अब देखिए यहाँ रूसो का नाम क्या है कि पशुतुल्य मतलब क्या होता है? मतलब वो पशु के समान रहने वाला। ये पशु जिस तरह से खाता पीता और सो जाता है उसे दुनिया से कोई लेना देना नहीं है, किसी को ना उसको हानि पहुंचानी है, ना किसी को उसको हेल्प करना है, बस खाना है और सो जाना है। उसे दुनिया से कोई मतलब नहीं है, न ईर्ष्या है उसके अंदर, ना ही किसी के प्रति उसके क्रूर है। निष्पाप, निर्दोष। निष्पाप मतलब होता है कि आप चल रहे हैं, भूख लगा किसी को मार के खा गए, आप जानते नहीं है कि किसी को मारना पाप है, तो आप निष्पाप है। निर्दोष तथा स्वाभाविक रूप से अच्छा माना है। अब दूसरा नंबर पॉइंट देखिए, प्राकृतिक अवस्था। रूसो के अनुसार प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य का जीवन पशुओं जैसा व एकांगिक था। वह अपना जीवन वनों में विचलन करके बिताता था। किसी व्यक्ति का कोई घर न था और न ही उसकी संपत्ति थी। मनुष्य अपनी प्रकृति की सादगी में रहता था। इस अवस्था में सब समान था और अपने अपने जीवन में स्वार्थी था। अब देखिए वही बात है कि जब मनुष्य प्राकृतिक अवस्था में था तो उसके पास कोई घर नहीं था, खाता पीता था, पेड़ पर कहीं सो जाता था, उसको कोई लेना देना नहीं कि जीवन में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है,
किसी को देखकर कोई ईर्ष्या नहीं है। तो इसलिए रूसो कहता है कि फिर से हमें प्राकृतिक की ओर लौटा दो। प्राकृतिक अवस्था के व्यक्ति के लिए रूसो आदर्श बर्बर यानी नोबल सेवेज शब्द का प्रयोग करता है। अब आगे देखिए तीसरा नंबर पॉइंट, समझौते के कारण, यानी रूसो के सामाजिक समझौते के क्या कारण है उसके बारे में देखिए। प्राकृतिक अवस्था आदर्श अवस्था थी जहां मनुष्य का जीवन शांतिप्रिय और सुखी था, परंतु वह स्वर्णिम अवस्था अधिक दिनों तक कायम न रह सका। यहाँ पर रूसो का कहना है कि जो प्राकृतिक अवस्था जो था वह शांति प्रिय और सुखी था, परंतु यह जो अवस्था है ज्यादा दिन तक नहीं चल सका। मानव के ज्ञान में वृद्धि हुई, वे घुमक्कर जीवन छोड़ निश्चित स्थान पर बसने लगे, परिवार का जन्म हुआ, दास प्रथा आदि बुराइयों का उत्पन्न हुई। व्यक्तिगत संपत्ति ने मनुष्य को स्वार्थी, दुश्मन, संपत्ति का भूखा और घमंडी बना दिया। अब देखिए यहाँ रूसो कहता है कि जो प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य था वह सुखी संपन्न था, खाता था और सो जाता था, लेकिन धीरे धीरे मनुष्य बसना स्टार्ट किया, बसा तो परिवार बना और लोग परिवार के बारे में सोचने लगे, दूसरे से ईर्ष्या होने लगा, उसके अंदर दूसरे के जैसे रहने की इच्छा जगने लगी, स्वार्थी हो गया मनुष्य जो है संपत्ति का भूखा हो गया, घमंडी हो गया। 4 नंबर पॉइंट देखिए, सामाजिक समझौते तथा राज्य का स्वरूप। युद्ध और संघर्ष के वातावरण का अंत करने के लिए रूसो एक सामाजिक समझौते की कल्पना करता है। रूसो के अनुसार मनुष्य ने आपस में एक समझौता किया। इस समझौते में सभी व्यक्तियों ने भाग लिया। प्रत्येक व्यक्ति अपने अधिकारों को किसी व्यक्ति विशेष को अर्पित न करके संपूर्ण समाज को अर्पित करता है। इस प्रकार यह समझौता लोगों के निजी स्वरूप और सामूहिक स्वरूप के मध्य हुआ। सामाजिक समझौता द्वारा निर्मित राज्य को सामान्य इच्छा कहा जाता है। सभी व्यक्ति सामान्य इच्छा के अधीन रहते हुए कार्य करते हैं। इस प्रकार रूसो के दर्शन में हमें जनप्रिय संप्रभुता और लोकतांत्रिक सरकार की आधारशिला मिलती है। अब आगे देखिए रूसो के सामाजिक समझौते सिद्धांत की आलोचनाएं देखेंगे हम। 17वीं और 18वीं शताब्दी में सामाजिक समझौते का सिद्धांत लोकप्रिय रहा। यानी यहाँ पर कहने का मतलब है कि 17वीं और 18वीं जो शताब्दी थी उस समय सामाजिक समझौते का सिद्धांत तो था वह लोकप्रिय था, परंतु रूसो के मृत्यु के बाद जैसे ही रूसो का जिस मृत्यु हुआ उसका पतन होने लगा, यानी सामाजिक समझौते का सिद्धांत का जो है पतन स्टार्ट हो गया। अब बहुत सारे थिंकर है जैसे जो आलोचनाएं किए रूसो के सामाजिक समझौता, उसमें जैसे प्रथम है जर्मी वेथम, सर फ्रेडरिक वाहन, एडम्सन वक्र विद्वानों ने इस सिद्धांतों की बहुत ही आलोचनाएं की है। अब देखिए किस किस प्रकार से आलोचनाएं की गई है। फर्स्ट नंबर देखिए, प्राकृतिक अवस्था काल्पनिक है। रूसो ने प्राकृतिक अवस्था का जो चित्र प्रस्तुत किया है वह निराधार एवं काल्पनिक है। ऐतिहासिक तत्व में किसी भी प्रकार से प्रमाणित नहीं करते कि मनुष्य ऐसा शांतिमय, सुखमय और आदर्श जीवन कभी जीते थे। यानी कि आलोचनाओं जो विद्वानों का कहना है कि रूसो जो कहता है कि प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य जो है शांति प्रिय था, तो ऐसा मतलब कि कहीं भी प्रमाण नहीं मिलता है कि मनुष्य जो है प्राकृतिक अवस्था में शांति प्रिय ही रहा होगा। वह हिंसक भी रहा हो सकता है, वह स्वार्थी भी हो सकता है, यहाँ कहना है बहुत सारे विद्वान का, क्योंकि इसका प्रमाण ही नहीं मिला है। और 2 नंबर में देखिए, मानव स्वभाव का गलत अध्ययन। रूसो की प्राकृतिक अवस्था मानव स्वभाव की गलत धारणा पर बना है। उसका मत है कि मौलिक रूप से मनुष्य अच्छा और गुणी है, कि समस्त दोष वाहन परिस्थितियों द्वारा उत्पन्न हुए हैं, लेकिन निर्विवाद रूप से कहा जाता है कि मनुष्य अच्छाई और बुराइयों का मिश्रण है। यानी रूसो का यह कहना है कि मनुष्य जो है पहले प्राकृतिक अवस्था में अच्छा रहता था, लेकिन जैसे जैसे विज्ञान का प्रगति हुआ मनुष्य में ईर्ष्या, संपत्ति रखने की चलन प्रारंभ हो गई। लेकिन ऐसा नहीं है। बहुत सारे विद्वानों का कहना है कि मनुष्य जब से जन्म लिया है उसमें अच्छाई और बुराई दोनों का मिश्रण है।
ऐसा नहीं कि मनुष्य प्राकृतिक अवस्था में रहा होगा तो सिर्फ उसमें अच्छा ही रहा होगा, कुछ बुराई उस समय भी रहा होगा। तीसरा नंबर पॉइंट देखिए, विचित्र विरोधाभास। रूसो के अनुसार यह समझौता व्यक्ति और समाज में होता है और दूसरी ओर रूसो यह बताता है कि समाज समझौते का परिणाम है। यह एक विरोधाभास है जो समझौते को धारणा को असंगत बनाता है। चौथा नंबर पॉइंट देखिए, सामाजिक प्रगति के सिद्धांत का विरोध। रूसो सामाजिक प्रगति के सिद्धांत का विरोध करता है। उसकी यह मान्यता है कि जैसे जैसे समाज प्राकृतिक जीवन से दूर हुआ वो वैसे वैसे उसका पतन प्रारंभ हो गया। यानी रूसो का कहना है कि जैसे जैसे मनुष्य प्राकृतिक से विज्ञान और कला की ओर बढ़ा, मनुष्य का जो है पतन प्रारंभ हो गया। लेकिन यह बात तथ्यपूर्ण नहीं है। मानव जाति का आज तक का इतिहास उसकी प्रगति का इतिहास है। ज्ञान और विज्ञान दोनों के क्षेत्रों के विकास के जिस शिखरों को आज मनुष्य स्पर्श कर पाने में सफल हुआ है वैसा अतीत में कभी नहीं हुआ है। यानी यहाँ रूसो का कहना है कि जैसे जैसे मनुष्य प्राकृतिक से विज्ञान और कला की ओर बढ़ा उसका पतन स्टार्ट हो गया। लेकिन आलोचक है उसका कहना है कि ऐसा नहीं है। विज्ञान और कला ने मनुष्य को सोचने और अच्छे जीवन व्यतीत करने की ओर अग्रसर किया है, क्योंकि विज्ञान और कला जो है मनुष्य को उस स्तर तक ले गया है जो पहले प्राकृतिक अवस्था में नहीं था। क्योंकि आज देखिए मनुष्य चांद पर जा सकता है, प्राकृतिक अवस्था में ऐसा था बिल्कुल नहीं था। तो वही आलोचक जो है वो कहना चाह रहा है कि ऐसा नहीं है कि प्राकृतिक अवस्था पहले का जो मनुष्य जिस तरह से जीवन व्यतीत करता था वो अच्छा था। मतलब कला और विज्ञान ने भी मनुष्य को बेहतर जीवन जीने के लिए प्रेरित किया है। तो दोस्तों आज हमने देखा रूसो के सामाजिक समझौते सिद्धांत की महत्वपूर्ण विशेषताएं और उसकी आलोचक। मिलते हैं ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। और वीडियो पर आप नए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।